Good morning, students. Welcome for the OCM's lecture of 12th standard. We started question number 3 in last lecture, define staffing and explain its importance in that. We learned a meaning, definition and 3 points: human resource development, higher efficiency and effective managerial function. So today we will start with the other 5 points which are left. जो 5 पॉइंट बाकी है अपने, उसी को हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे बच्चों. तो चौथा पॉइंट आपके सामने है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया जाता है, इसका इफ़ेक्टिव यूज़ तभी हो सकता है जब आपकी स्टाफिंग अच्छी है ना. क्योंकि अगर स्टाफिंग अच्छी नहीं तो उसको कई सारे प्रोग्राम्स लैपटॉप्स पे चलते हैं, मशीन्स पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारी प्रोसेस समझाई जाती है, वो नहीं समझेगा. और इसीलिए ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ ही होने चाहिए. और इसीलिए आप जब भी देखोगे क्वालिफ़िकेशंस तो उसमें एक्सपीरियंस लिखा जाता है, अच्छे क्वालिफ़िकेशन लिखे जाते हैं, ताकि जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रेंड एंड क्वालिफाइड होना चाहिए. अगर है तो कैन मेक इफ़ेक्टिव यूज़, ऐसे ही लोग कर सकते हैं परिणामकारक इस्तेमाल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर सोर्सेस. परिणामकारक इस्तेमाल मतलब गुड यूज़, बेस्ट यूज़ यू कैन से. तो बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं जो तंत्र ज्ञान अवेलेबल है, जो साधन संपत्ति अवेलेबल है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें. तो पहला वाक्य समझ में आ गया. क्या चाहिए? स्टाफिंग क्या करा के लेता है? ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को लाता है जो क्या कर सकते हैं, कैन मेक इफेक्टिव यूज़. किसका इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं? ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस. दे कैन यूज़ इट टू बिल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पावर को लोग क्या करते हैं? बच्चों बढ़ाते हैं, इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, ताकत को बढ़ाते हैं, है ना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जिसको अगर वो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, टूल, कंप्यूटर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी दी तो उसका वो बेहतरीन इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के काम में आ जाए. तो ये 2 सेंटेंस में वापस बोलता हूँ बच्चों. कौन चाहिए? ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए. क्या करेंगे वो लोग? कैन मेक, करा सकते हैं. क्या करा सकते हैं? इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस. सेकेंड, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो कौन स्ट्रांग बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन. सो दे कैन यूज़ इट, दे मतलब एम्प्लॉयज़ कैन यूज़ इट टू बिल्ड स्ट्रेंथ. वो बढ़ा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. स्ट्रेंथ मतलब पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो फ़ायदा क्या होगा? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड नज़र आएगा काम का ऑर्गेनाइजेशन में. You go and see the factories of BMW, of Hindustan Lever, General Electric और इवन ऑफिसेस ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट. एक ज़बरदस्त स्टैंडर्ड वहाँ पे आपको नज़र आएगा, क्योंकि इफ़िशियंट लोग काम करते हैं, इफ़िशियंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और इफ़िशियंटली रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं. अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा? जो मैंने कहा, अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा जब सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो कार्य क्षमता तो बढ़नी ही बढ़नी है, और अल्टीमेटली फाइनली इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास जो भी लोग अवेलेबल है जो आपको गाइड कर रहे हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, आपके जितने भी रिसोर्सेस आपको दिए, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक स्टूडेंट अपनी इफ़िशियंसी को बार बार लगातार बढ़ाना चाहिए, अपने फैमिली को पावर देना चाहिए, अपने वर्क ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहिए. यू गॉट माई पॉइंट? देखते हैं वापस एक बार. कौन चाहिए? ट्रेंड एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़. क्या कराएंगे? कैन मेक. क्या कराएंगे? इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस. उससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होगा, दे कैन यूज़ इट टू बिल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा फ़ायदा क्या होगा? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव. क्या इम्प्रूव होगा बच्चों? स्टैंडर्ड ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली इफ़िशियंसी बढ़ेगी. तो क्या लिखोगे? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये चौथा पॉइंट था बच्चों, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. पांचवा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है बच्चों, रिजल्ट ओरिएंटेड. यस, अगर किसी को भी मैं अपॉइंट कर रहा हूँ
तो उससे मुझे कुछ काम करा के लेना है और वो काम मुझे पता है कि वही कर सकता है, तो उसको उस प्रकार की हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उसको वो काम करा के लेने के लिए हम एनकरेज कर सकते हैं, उसको टारगेट दे सकते हैं। साथ साथ उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, मतलब इसमें गोल्स दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं, काम करा के लिया जाता है। जब काम करा के लिया जा रहा है तो हमें पता है काम कौन कर रहा है, तो जो अच्छा कर रहा है उसकी हौसला अफजाई की जाती है। वी एडमायर देम, साइमल्टेनियसली भी प्रोवाइड देम समथिंग एक्स्ट्रा इन देयर सैलरी। उनके सैलरी में इंसेंटिव, बोनस, प्रमोशन, है ना, ऐसी चीज़ें दी जाती है। तो ये याद रखो, स्टाफिंग करते समय हमेशा कोई भी HR मैनेजर स्टाफ को अपॉइंट करने के पहले ही उसके क्वालिफ़िकेशन, क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं किसी काम के लिए इसको अगर अपॉइंट कर रहा हूँ तो क्या ये काम वो कर सकता है, क्योंकि उस काम में प्रेशर रहता है। हर काम में बच्चों प्रेशर रहता है। पढ़ते हैं स्टाफिंग क्या कराता है। सबसे पहले हमें पता है स्टाफिंग क्या कराता है। स्टाफिंग क्या कराता है? प्रोवाइड्स राइट जॉब टू द राइट पर्सन। स्टाफिंग का काम ही है कि सही काम के लिए सही इंसान को चुनना। आगे तो उसके लिए क्या दी जाती है? जब क्वालिफिकेशन आपका बेहतरीन है ना, मान लो आपको एज अ MBA आपको अपॉइंट किया गया, आपका जो भी MBA के इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में जो भी आपका परफॉर्मेंस था वो बेहतरीन था, इसलिए कंपनी ने आपको अपॉइंट। मगर यू आर फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हो तो क्या दी जाएगी? दिया है सर्टन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, फ्रेशर को तो ट्रेनिंग दी ही जाती है, मगर बार बार लगातार ट्रेनिंग बार बार दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि काम करने के स्टैंडर्ड्स को पूरे वर्ल्ड में इम्प्रूव किया जा रहा है, तो हमारे कंपनी में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो 2 सेंटेंस सीखे बच्चों आपने। पहला, स्टाफिंग क्या देता है? क्यों रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्योंकि वो देता है राइट जॉब टू द राइट पर्सन। क्यों रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्योंकि सर्टन ट्रेनिंग बार बार लगातार सभी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि टारगेट अचीव किया जाए। तो आप क्या लिखोगे? दे आर गिवन टारगेट्स रेगुलरली। आप कैसे भी लिख सकते, दे इट हेल्प्स देम टू अचीव द टारगेट्स क्विकली, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दे आर गिवन मतलब उन्हें दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टारगेट्स रेगुलरली। इसलिए मैंने पहले कहा था, किसी भी पोस्ट के ऊपर किसी भी इंसान को जॉब देने के पहले HR मैनेजर्स उसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं, सामने बैठ के उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसकी कंप्यूटर प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, समझने की प्रैक्टिस कितनी है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अपॉइंट करते हैं। और इसीलिए बच्चों, अपॉइंट जब किया जाता है तो ऑब्वियसली आपको भी टारगेट मिलेगा। आपने भी अभी कुछ टारगेट रखा रहेगा ना कि हम इतना इतना परसेंटेज लेके आना है अपने कैपेसिटी के अनुसार। सो दे आर गिवन टारगेट्स रेगुलरली, और साथ साथ देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। जब वो काम कर रहे हैं तो उनके काम को आंका जाता है ना, कैलकुलेट किया जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है, छानबीन की जाती है उनके काम की। और किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स अचीव्ड। ऑब्वियसली अगर कोई किसी बंदे को आपने एज अ मैनेजर टारगेट दे दिया और वो इंसान बहुत बढ़िया काम करके लेके आ गया आपके पास, आप क्या करोगे? चिल्लाओगे उसके ऊपर? नहीं, आप उसकी तारीफ करोगे और आप अपने बॉस को बताओगे कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में ये जो बंदा है बेहतरीन काम करके देता है। ऑब्वियसली आपका नाम बहुत आगे तक चला जाएगा। तो इसीलिए काम से नाम होता है बच्चों, इतना याद रखो। तो काम आपका बेहतरीन रहेगा तो आपको एक हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल माना जाएगा, और हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल की हर कंपनी को बच्चों ज़रूरत होती है। 4 वाक्य आपने पढ़े यहाँ पे, वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ। स्टाफिंग क्या देता है? राइट जॉब टू द राइट पर्सन। उसके लिए क्या दी जाती है? ट्रेनिंग बार बार लगातार सभी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। और उनको क्या दिया जाता है? उनको टारगेट्स दिए जाते हैं रेगुलरली, क्योंकि एम्प्लॉय है, काम करने के लिए आ रहा है तो टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा। और उनके काम को कैसे आंका जाता है? देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स अचीव्ड। तो ये 2 पॉइंट आज हमने सीखे इस स्लाइड में, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। लेट्स प्रोसीड फर्दर। लास्ट स्लाइड जिसमें दिया है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का पॉइंट ऑब्वियसली आएगा ही ना, क्योंकि स्टाफिंग का पॉइंट चल रहा है, जहाँ पे HR मैनेजर आपको अपॉइंट कराते हैं, काम देते हैं, काम देने के बाद आपकी सैलरी फिक्स करते हैं। मगर आपको पता है जब तक दूध के ऊपर मलाई नहीं मिलती,
है ना, चेरी ऑन केक नहीं मिलता, तब तक हमें मज़ा नहीं आता है। और इसी के वजह से जो मेंटेलिटी जो है ना लोगों की, वो HR मैनेजर्स जानते हैं, और इसीलिए वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी कंपनी की तरफ से ऑफ़र देते हैं, मगर वो ऑफ़र उन्हीं को मिलती हैं जो हार्डवर्क करते हैं। बच्चों, जो मैंने पिछले पॉइंट में कहा था, यू हैव टू बी हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल, पीपल विल रिस्पेक्ट यू फॉर योर वर्क एंड नॉट फॉर योर नेम। ओके, तो वर्क अर्न्स नेम, याद रखो। तो इट रेगुलरली, मोटिवेशन का पॉइंट देखते हैं बच्चों, कैसे मोटिवेशन मिलता है स्टाफिंग के पॉइंट में। How the people get motivated? Because there are certain things that they want to earn, they want to achieve. तो it regularly, it मतलब staffing रेगुलरली, नियमित रूप से, रेगुलरली, कंटिन्यूसली देता है। क्या कराता है? मोटिवेट कराता है, मतलब प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है एम्प्लॉयज़ को टू वर्क हार्ड। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ भाषण देके तो काम नहीं होने वाला आपका। इसी के वजह से इट मतलब वापस स्टाफिंग ऑफर्स देता है देम, उनको। तो इट ऑफर्स देम क्या देता है? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। पहले भी हो चुका है आपको कहीं ना कहीं ये। मॉनेटरी मतलब मनी, नॉन मॉनेटरी मतलब बच्चों फैसिलिटीज़। ऐसे एक्स्ट्रा इनकम एंड फैसिलिटीज़ को हमने बोला है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स बच्चों एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाते हैं। किसके रूप में? वो आप ABCD करके लिख सकते हो। पहला पूरी दुनिया जानती है, बोनस मतलब एक्स्ट्रा इनकम। दूसरा ओवर टाइम वेजेस, मतलब 8 घंटे काम करने के बाद भी अगर आप और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ओवर टाइम वेजेस। परफॉर्मेंस इंसेंटिव जो कहा जाता है टारगेट देने के बाद, अगर वो टारगेट आप अचीव करते हो, मतलब आपने परफॉर्म किया है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सर्टन परसेंटेज दिया जाता है। हमने तो ये भी सुना है कि सैलरी से ज़्यादा कभी कभी इंसेंटिव्स आते हैं ना, सैलरी 20,000 है, इंसेंटिव 30,000 आ गया, 50,000 कमा लिया बंदे ने, ऐसे भी हमने सुना है। नेक्स्ट, मेडिकल एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉमन मैन के लिए, खास करके मिडिल क्लास लोगों के लिए। अगर मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है 5 लाख का, 10 लाख का कंपनी से ही, और अपने फैमिली को उसमें कवर मिल रहा है, तो कौन नहीं काम करेगा उस कंपनी में। दूसरा, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, अगर आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिल रही है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिल रही है, बस में कार में जाने का मौका मिल रहा है, आपका खुद का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आप अट्रैक्ट होंगे उस कंपनी की तरफ। समय समय पर गिफ्ट्स देना, प्राइजेस देना, इससे बच्चों एम्प्लॉयज़ होते हैं काफ़ी हद तक मोटिवेट। सच मोटिवेशन रेजेस मतलब इंक्रीजेस, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? दी ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी लोग काम करेंगे ना। जब मुझे दिख रहा है कि मेरे बाजू वाला परफॉर्मेंस इंसेंटिव ही बहुत कमा रहा है, उसको गिफ्ट मिल रहा है, प्राइजेस मिल रहा है ना, तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा काम करने के लिए। और इसी की वजह से पॉइंट काफ़ी सिंपल है बच्चों, आपने पहले भी ऐसे पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो वापस एक बार, इट मतलब स्टाफिंग रेगुलरली मोटिवेट करता है किसको? एम्प्लॉयज़ को। क्या कराने के लिए? टू वर्क हार्ड। और उन्हें प्रैक्टिकली क्या एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो जाए? तो दूसरा पॉइंट, इट ऑफर्स देम। क्या ऑफर दिया जाता है? अंडरलाइन कर सकते हो, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, लाइक बोनस, ओवर टाइम वेजेस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, मेडिकल एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटी, गिफ्ट्स, प्राइजेस, है ना, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, सर्टिफिकेट्स, ऐसे कई सारी चीज़ें बच्चों दी जाती हैं। आगे, सच मोटिवेशन क्या करता है? सच मोटिवेशन इंक्रीज करता है, रेस करता है, बढ़ाता है द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ का मनोबल भी क्या होता है बच्चों? इससे बढ़ता है। तो मोटिवेशन का पॉइंट आपको समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। मेंटेन हारमोनी मतलब लिखो बच्चों, गुड रिलेशन, अच्छे संबंध मेंटेन कराने में स्टाफिंग मदद करता है। तो कैसे? तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को तो सबसे पहले प्रॉपरली प्रोसीजर से आज की डेट में अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो बंदा आके डायरेक्ट मैनेजर बन गया, ऐसा आज की डेट में नहीं होता। प्रमोशन जो भी दिया जाता है ऑन मेरिट दिया जाता है, ऑन क्वालिटीज़, परफॉर्मेंस, इफ़िशियंसी पे दिया जाता है ना। मतलब 99% तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा अपने यहाँ की कंपनीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में खास करके, कि अगर किसी को प्रमोशन मिल रहा है तो उसके अच्छे काम की वजह से मिल रहा है। आगे,
फिर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन इज ड्यूली मेंटेन, बार बार लगातार डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, जो मैंने कहा था मैनेजर टू मैनेजर, मैनेजर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट, है ना, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, इन सभी में एक बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है ताकि कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है बच्चों कि किसी को भी मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है या मुझे इग्नोर किया जा रहा है या मेरे काम का श्रेय कोई दूसरा ले रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आता। और इसी की वजह से सभी को पता है कि मेरिट पे ही काम को आका जा रहा है, मेजर किया जा रहा है, मेरे परफॉर्मेंस पे ही मुझे नाम मिल रहा है मार्केट में। तो फिर इट लीड्स टू पीस, शांति एंड हार्मनी, मतलब अच्छे संबंध इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ पे अन्याय नहीं होता, जहाँ पे न्याय है, ऑब्वियसली वहाँ पे लोग हमेशा शांति से खुश रहते हैं बच्चों। और इसीलिए स्टाफिंग हमेशा ये इंश्योर कराता है कि उनके कंपनी में हमेशा हार्मनी मेंटेन रहे, पीस मेंटेन रहे। तो ये कैसे होगा? तो वापस पॉइंट देखते हैं कैसे होगा। तो अच्छी स्टाफिंग है तो एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपरली रिक्रूटेड, रिक्रूटेड मतलब अपॉइंटेड ऑन द जॉब। आगे क्या दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? प्रमोशन आर गिवन ऑन मेरिट, मेरिट मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क या परफॉर्मेंस बोल सकते हो। तीसरा, हमेशा क्या रखा जाता है? ओबिलिटी, क्या मेंटेन किया जाता है? तो दो चीज़ें, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज ड्यूली मेंटेन। ड्यूली मतलब बच्चों प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि जब एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली अपॉइंट किया जा रहा है विथ प्रोसीजर, प्रमोशन मेरिट पे दिया जा रहा है, सभी के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन है, तो उस कंपनी में हमेशा किसका वास होगा? शांति समृद्धि का वास होगा, अच्छे संबंध वहाँ पे हमेशा रहेंगे बच्चों। अंडरस्टूड? लास्ट पॉइंट, असेंशियल कंट्रीब्यूशन। असेंशियल मतलब ज़रूरी, कंट्रीब्यूशन मतलब बच्चों भाग, है ना, भाग लेना, किसी एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना। तो स्टाफिंग ये सबसे पहले इंश्योर कराता है कि सभी एम्प्लॉयज़ का कोई ना कोई योगदान रहना चाहिए कंपनी की सफलता में, क्योंकि यही लोग कंपनी की क्या है? असेट्स हैं। इनके ऊपर कंपनी बहुत पैसे खर्च कर रही है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और ऐसी ह्यूमन रिसोर्स तैयार की जा रही है जो आगे चल के फ्यूचर में, भविष्य में कितने भी खतरनाक प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, उसको ये लोग फेस कर सकते हैं। और ऐसे लोग जहाँ पे तैयार हो रहे हैं बच्चों, वहाँ पे ग्रोथ एंड कंटिन्यूटी से कंपनी कभी परे या दूर नहीं रहती, क्योंकि ये जो लोग हैं यही लोग कंपनी को बहुत आगे लेके जाते हैं। और इसीलिए बच्चों दिया है कि एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस हमेशा देता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है, पॉइंट्स पढ़ते हैं बच्चों सेंटेंस वाइज। स्टाफिंग क्या इंश्योर करता है? असेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हर एम्प्लॉयज़ का कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए काम में, ये इंश्योर कराता है, मतलब गारंटी लेता है। इट क्रिएट्स ह्यूमन असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने कहा ना, ट्रेनिंग दी जाती है। आप कितने भी क्वालिफाइड रहेंगे, कितना भी आपको अनुभव रहेगा बाहर के काम का, फिर भी आपको यहाँ ट्रेन किया जाएगा, आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। कई सारी तो इंडियन एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आपको ट्रेनिंग के लिए फॉरेन कंट्रीज भेजते हैं, खुद पैसा खर्च करते हैं आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज हम इसके पीछे अगर खर्च करेंगे तो यही बंदा हमें कल जाके करोड़ों रुपए कमा के देगा। मतलब यू आर इन द मेकिंग ऑफ ह्यूमन असेट्स। तो आप ह्यूमन असेट के रूप में आपको तैयार किया जाता है। इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, कंपनी का भी होता है, आपका भी होता है। और यही सच वैल्यूएबल ह्यूमन असेट्स और रिसोर्सेज कैन फेस फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास स्किल नहीं है ना, जिसके पास वो करेज नहीं है, ऐसे लोग हमेशा डर जाते हैं जब ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। वो समस्याओं का सामना नहीं कर सकते, संकट के सामने खड़े नहीं रह सकते। कंपनी या कंपनी की अच्छी स्टाफिंग, एचआर मैनेजर्स हमेशा यही इंश्योर करते हैं कि हम ऐसी मानवीय संपत्ति का निर्माण करें जो भविष्य के चैलेंजेस को क्या कर सके, डट के उसका सामना कर सके। और ऐसे जब सामना करने वाले लोग आएंगे, जब ऐसे वॉरियर्स आएंगे अपने कंपनी में, तभी कंपनी का होगा ग्रोथ एंड तभी कंपनी में आएगी कंटिन्यूटी।
तो वापस एक बार, स्टाफिंग सबसे पहले क्या इंश्योर करता है? असेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा, इट क्रिएट्स ह्यूमन एसेट्स, बार बार लगातार आपके पीछे पढ़ के, ट्रेनिंग दे के, आपको चैलेंजेस दे के आपको ह्यूमन एसेट में तैयार किया जाता है, ताकि आप क्या कर सके, भविष्य के चैलेंजेस भी आप फेस कर सके। तो सच वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज क्या कर सकती है? कैन फेस फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। और लास्ट में दिया, इट लीड्स टू ग्रोथ, और ये सब होगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का ही ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगी कंटिन्यूटी। तो ये बच्चों हमने आज 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। 5 में से चौथा पॉइंट था बच्चों इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमने देखा कि ट्रेन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो अच्छा इस्तेमाल होगा, वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को और बिल्ड करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को और इम्प्रूव करेंगे, और अल्टीमेटली इफ़िशियंसी आपकी बढ़ेगी। 5वां पॉइंट था बच्चों रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसमें हमने ये देखा कि स्टाफिंग क्या करा के लेता है, राइट पर्सन से राइट जॉब करा के देता है। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग से फ़ायदा होता है कि वो लोग टारगेट अचीव करते हैं और उनके परफॉर्मेंस को भी अच्छे से मेजर किया जाता है। मतलब स्टाफिंग एक प्रकार का रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। फिर हमने देखा मोटिवेशन, जो मैंने कहा सिर्फ भाषण दे के नहीं चलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्या दिया जा रहा है? बोनस, ओवर टाइम वेजेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। और इसके लालच में आके लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करने की वजह से ओवरऑल इफ़िशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बच्चों? रेज होती है। रेज मतलब इंक्रीज होती है। याद रखो, स्पेलिंग याद रखो, राइजेस नहीं है बच्चों, रेज है वो। 7 पॉइंट दिया है, स्टाफिंग इंश्योर करता है कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में शांति और अच्छे संबंध बने रहे। उसके लिए वो प्रोसीजर से ही लोगों को अपॉइंट करते हैं, प्रमोशन भी मेरिट पे देते हैं, सभी के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, पीस एंड हार्मनी इसकी वजह से हमेशा वहाँ पे रहती है, वास करती है। 8वां पॉइंट बच्चों, असेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक्टिविटी में हर एम्प्लॉय का होना चाहिए, इंश्योर कराता है स्टाफिंग। उसके प्रोसेस में वो ह्यूमन असेट्स को तैयार करते हैं, और ऐसे ह्यूमन असेट्स फिर भविष्य में आने वाले चैलेंजेस का वाइजली सामना करते हैं, और उससे ऑर्गेनाइजेशन ही आगे बढ़ती है। तो ऐसे ये सब पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब स्टाफिंग आप लिखेंगे, या अगर ये 5 मार्क्स के लिए आ गया बच्चों तो सिर्फ आप डेफिनेशन या मीनिंग लिखें। मीनिंग डेफिनेशन में से एक ही लिखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। You won't get more marks if you write meaning and definition just for 5 marks, because there will be wastage of time otherwise. But yes, we have to write minimum 6 points for 5 marks. 8 पॉइंट मत लिखो। अगर आपके हैंड राइटिंग स्पीड स्लो है, प्लीज़ आप 8 पॉइंट ना लिखें, स्टंट ना मारे आप 6 पॉइंट्स ही लिखो, मगर अच्छे से लिखो। हाँ, जिनको 4-4 सेंटेंस याद नहीं हो रहे, प्लीज़ कम से कम 2 वाक्य लिखो, है ना। हाँ, माना आपको 5 में से 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, मगर कम से कम 2.5-3 मार्क्स तो मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको 4 सेंटेंस याद नहीं हो रहे, उसमें से 2 सेंटेंस चुन लो, कोई भी इजी जो आपको अच्छे लग रहे, वो लिख के देखो। आप अपनी खुद की एक अलग नोट्स बनाओ, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हो, क्यों नहीं। तो आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी जोश में कल बोल रहा हूँ मैं, शाम को आप मुझे पॉइंट्स या डाउट्स पूछ सकते हो। आशा है जितने ज़्यादा लोग पूछेंगे, जितने ज़्यादा लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, इवन डाउट नहीं तो बच्चों रिस्पॉन्स दिया करो कि डाउट्स नहीं है ना। वी टीचर जस्ट कीप ऑन वेटिंग कि आप लोग का कुछ रिस्पॉन्स आएगा, फिर हम कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको फीडबैक देंगे। मगर बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं बोलते, बस या तो ऑनलाइन रहते हैं या फिर वो लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो जो गलत है प्लीज़, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।